नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए सप्ताह की शुरुआत 5 जुलाई को। आज हम लेकर आ गए हैं पीटीज आईएएस एकेडमी का करंट अफेयर और एडिटोरियल एनालिसिस का 18th सेशन। कैसे हैं आप सभी? आज के सेशन में बहुत तगड़े एडिटोरियल्स हैं, आपको काफ़ी आनंद आएगा। ये सेशन आपने देखा या नहीं, एक बार कमेंटेड में बताइए। क्या आप ऐसे स्पेशल सेशंस आगे और चाहेंगे? कौन कौन से टॉपिक्स पर चाहेंगे हमें बताएं, और अगर इसकी व्यूअरशिप बहुत अच्छी आई तो हम आगे भी ऐसे सेशंस हर महीने ला सकते हैं, तो कृपया बताते चलिए। साथियों, बस 1-2 दिनों में हमारे पहले तो एसएनटी क्रैकर कॉम्बो शुरू हो जाएगा, ये कल शाम से शुरू हो रहा है, और 8 तारीख को इकोनॉमी क्रैकर। बेधड़क आगे बढ़िए और आज के आज एनरोल कर लीजिए, क्योंकि एनरोलमेंट अब इसके क्लोज हो जाएंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे इन कोर्सेस में दिखाई देंगे। धन्यवाद। साथियों, हमारी ये सीरीज सभी सीरियस आईएएस एस्पायरेंट्स के लिए है, एंड आई एम वेरी श्योर आप भी एक बहुत सीरियस सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स हैं, और साथ ही साथ जिन्हें ज्ञान की चाहत है, आप हमारी सीरीज का पूरा लाभ लेते चलिए। आज के ये 4 एडिट्स हम कवर कर रहे हैं। ये एडिट हम इसलिए कवर नहीं कर रहे हैं, पहला वाला क्योंकि ये प्योरली पॉलिटिकल एडिट है, तो उसमें थोड़ा सा एग्जाम का यूज कम होगा, इसलिए हमने ये 4 लिए। शुरू करें आज का पहला एडिट, एक्सपोर्ट्स ग्रोथ कैरीज वार्निंग सिग्नल्स। तो भारत सरकार सेलिब्रेट कर रही है एक्सपोर्ट्स ग्रोथ इन द जून क्वार्टर एंड इन मंथ। अप्रैल मई जून 2021 में भारत के निर्यातों में हुई तेज बढ़त और जून 2021 में हुई तेज बढ़त विशेष तौर पर सरकार सेलिब्रेट कर रही है। अच्छी बात है, करना ही चाहिए, लेकिन इसके अंदर जब आप एनालाइज करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ, तो आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स दिखाई देते हैं। प्रीलिम GS3 ऐसे के लिए ये बहुत यूजफुल डेटा है। याद रखिएगा, जो कुछ आप यहां पढ़ रहे हैं ये MCQ के रूप में प्रीलिम में सामने दिखाई दे सकता है, पूरे पूरे ऐसे के टॉपिक बन सकते हैं, डिटेल सब्जेक्टिव आंसर्स में आ सकता है, इसलिए ज्ञान कभी वेस्ट नहीं होगा, दिमाग खुला रख के पढ़ाई करना। भारत सरकार ने अभी अपने डेटा जारी किया कि भाई अप्रैल मई जून की जो तिमाही है, जून क्वार्टर, उसमें जो वस्तु निर्यात है भारत का, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हैं, वो था $95 बिलियन। देखिए, नॉर्मली भारत का साल भर का निर्यात जो होता है वो होता है $300 अरब। समझ में आया आपको? पूरे साल भर का भारत का पिछले 10 साल से निर्यात चल रहा है $300 बिलियन प्लस माइनस 10%। कंपेयर करेंगे अगर चाइना के साथ, तो चाइना के एनुअल एक्सपोर्ट्स पिछले साल थे लगभग $2500 अरब। हमारी पूरी इकोनॉमी इस साल है $2700 अरब के आसपास। तो ये मैंने आपको स्केल का अंदाजा देने के लिए समझा दिया। तो ये एक ऑल टाइम हाई रहा है। किसी भी तिमाही में हमने आज के पहले पिछले 10 सालों में $95 बिलियन एक्सपोर्ट नहीं किए, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, और खास तौर पर क्योंकि ये कोरोना की लहर के दौरान आया, तो ये तो अच्छी बात है ही। केवल जून के महीने में अगर आप देखते हैं तो एक्सपोर्ट जून 2020 के मुकाबले, ईयर ऑन ईयर कहते हैं इसको, समझ गए, कंपैरिजन किसी चीज से तो करोगे, 32.5 अरब रहा, यानी 47% अब हो गया पिछले साल के जून से। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे भाई पिछले साल तो लॉकडाउन था तो लो बेस इफेक्ट आया होगा, तो जून 2021 में चलो वहां चलते हैं। अगर आप वहां जाते हैं तो वो एक ज्यादा रियलिस्टिक दिखता है, और जून 2020 के पहले अगर आप पीछे जाते हैं जून 2019 में, तो उसके मुकाबले भी जून 2021 में इस साल 30% की बढ़त थी। मतलब बढ़त तो हुई है। एक्चुअली जून 21 की जो सफलता है वो इसलिए हुई है क्योंकि नॉन राइस सीरियल यानी गैर चावल खाद्यान्न निर्यात 4 गुना बढ़ गया, लौह अयस्क आयरन ओर 2 गुना बढ़ गया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल 62% बढ़ गए, यानी 1.62 हो गया, इंजीनियरिंग वस्तुएं 42% बढ़ गई क्योंकि पश्चिम से अचानक रिकवरी हुई और उनकी तरफ से मांग बढ़ गई। तो ये 4 हमारे एक्सपोर्ट ग्रुप जिन्होंने आनंद परमानंद की स्थिति मिनिस्टर पीयूष गोयल के लिए पैदा कर दी, और अब वो बोल रहे हैं कि इस साल भारत एक अपना वार्षिक रिकॉर्ड सेट करेगा $400 अरब का। तो याद रखिएगा दोस्तों, आज हम अगर 300 अरब पे हैं तो चाइना हमसे मोटे तौर पर 8-8.5 गुना आगे है एक्सपोर्ट्स में। अगर हम 400 पे आ जाएंगे तो चाइना हमसे उस केस में 6 गुना आगे रहेगा $2500 अरब के साथ। ये कंपैरिजन बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको एक रिलेटिव साइज का अंदाजा रहे, और ये भी अंदाजा रहे कि भारत अपने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को साल के 1000 अरब तक ले जाने की क्षमता रखता है। हम कर नहीं पा रहे हैं, वो एक अलग बात है। इस बढ़त के पीछे का एक बड़ा फैक्टर यह है कि कमोडिटी प्राइसेस में बहुत ज्यादा बढ़त अचानक से आ गई, तो आपका ओवरऑल प्राइसिंग ही बढ़ गया है। तो क्वांटिटी भले बढ़े ना बढ़े, आपकी मॉनेटरी वैल्यू तो बढ़ी रही है। आपको बात समझ में आई? क्योंकि इकोनॉमीज खुल गई, कमोडिटी सुपर साइकिल का अंदेशा आ चुका है दुनिया में। बताइएगा क्या होता है कमोडिटी सुपर साइकिल? और चाइना की तरफ से ग्रेन और कच्चे माल की डिमांड तेजी से बढ़ गई। अच्छा है, हम इसको एक्सप्लॉइट करें, लेकिन
जिन एक्सपोर्ट सेक्टर में भारत के लाखों लोगों को वास्तविक नौकरियां मिलती हैं वो 10, 15, 20, 25, 40% से डिक्लाइन हो गए हैं। रेडीमेड गारमेंट, लेदर, लेदर प्रोडक्ट्स, टी, इनमें गिरावट आई है जबरदस्त। इसका मतलब हमारे बहुत सारे सेक्टर्स में ढांचागत समस्याएं पैदा हो चुकी हैं। सरकार को प्रायोरिटी में ढांचागत समस्याओं को सॉल्व करना चाहिए। चाय के क्षेत्र में वैरायटी की कमी है, मार्केटिंग खराब है, श्रीलंका कीनिया से कंपटीशन है तो चाय के निर्यात कम हो रहे हैं। लेदर गुड्स में, चमड़े से बड़ी वस्तुओं में पॉलिसी की डायरेक्शन गलत है और WTO मैंडेटेड एंड ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स में बहुत दिक्कत हमको आ गई है और पैंडेमिक से जुड़े हुए स्लोडाउन ने हमको दिक्कत दी है और एक नई इंपोर्ट ड्यूटी कच्चे माल पे लगाकर जो इस सेक्टर को ही खत्म कर सकता है, सरकार ने गलती कर दी। तो ये लॉन्ग टर्म के चैलेंजेस हैं नौकरियों वाले। उसके अलावा जो रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड एक्सपोर्ट्स ऑन रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम है RODTEP, इसमें सरकार क्या रेट देगी वो अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है और अगर वो अभी नोटिफाई ही नहीं हुआ है तो एक्सपोर्टर्स अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग ही नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा जो माल ढुलाई के रेट होते हैं, फ्रेट रेट भारत के बंदरगाहों से, वो एकदम से बढ़ गए हैं। तो लर्निंग ये है कि एक तिमाही में तो आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आने वाली अगर कई तिमाहियों तक आप इसी तरह के रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं तो हेडलाइन नंबर को छोड़िए और उन सेक्टर्स पे ध्यान दीजिए जहां लाखों भारतीयों की नौकरियां जुड़ी हुई हैं। आगे समझ में? बहुत बढ़िया एनालिसिस था। तो इससे हमें एक सबक बहुत सरल मिलता है, हमेशा हेडलाइन नंबर के परे जाके विश्लेषण करके एक्चुअली देखें कि चल क्या रहा है। समझ में आ गया? सेशन को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल से जुड़िए और कमेंट थ्रेड में इसका एनालिसिस अपने शब्दों में 1-2 लाइनों में दे दीजिए। आज का दूसरा एडिट है, काफी लंबा चौड़ा भीषण साइज का एडिट है और एक इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर ने बहुत खूबसूरती से लिखा है कि IAF कोई CDS के खिलाफ नहीं जा रहा है, लेकिन IAF ने, इंडियन एयरफोर्स ने जो कुछ बोला उसको सुन तो लो। CDS's थिएटर प्लान एंड IAF's ऑब्जर्वेशन। आप जानते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भारत की सेनाओं का थिएटराइजेशन करने का बोला है जिसमें जॉइंटनेस ऑफ कमांड होगी। इंडियन एयरफोर्स उसको लेके कुछ चेतावनियां दे रही है और ये बहुत गंभीर एडिट है, शांति से समझिएगा। डिफेंस एंड मिलिट्री का, इसीलिए GS3 लिखा है। जिस प्रकार भारत सरकार के अलग अलग विभाग अपने अलग अलग दिशाओं में भागते रहते हैं, उसी प्रकार भारतीय सेना, इंडियन मिलिट्री की अलग अलग विंग्स भी कई बार साथ में काम करने में विफल होती हैं, साइलोज में काम करती हैं, अलग अलग विभाजित खंडों में, मेकिंग जॉइंटनेस अ प्रॉब्लम। और इसीलिए प्रधानमंत्री साहब ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को आदेश दिया कि भाई इन चीज़ों को बदलो। जनरल विपिन रावत अपॉइंट भी हो गए। उससे एक लक्ष्य है कि एक ऑपरेशनल सिनर्जी आएगी। सिनर्जी का मतलब होता है 1+1 = 4, नॉट 2, या 1+1 = 11। जब दो लोग अलग अलग काम करते हैं तो 1+1 अलग होता है 2, लेकिन अगर दोनों मिलके एक साथ काम करेंगे तो वो 2 का 4 हो सकता है, 11 भी हो सकता है। इसको सिनर्जी कहा जाता है और ये तो होता है। तो और कॉस्ट भी कम हो जाएंगी और इसी को थिएटर स्ट्रेटजी का नाम बिपिन रावत ने दिया है। ठीक बात है। नो वन इन इंडियन एयरफोर्स डिसलाइक रिफॉर्म्स, और ये कहना बिल्कुल गलत है कि इंडियन एयरफोर्स नहीं चाहती कि सुधार आए। इंडियन एयरफोर्स कुछ और कह रही है और वही ये एडिटोरियल हमें बता रहा है। वो कहते हैं कि ऑथर कहते हैं कि जून जुलाई 2021 में इंडियन एयरफोर्स ने कमेंट दिया, जो नए थिएटर CDS बना रहे हैं, कि आप हमें केवल एक एडजंक्ट के रूप में, मतलब एक सहायक के रूप में देख रहे हैं सरफेस फोर्सेस के लिए। यानी जो भी धरातल पे चलने वाली सेनाएं हैं, भूसेना है और नौसेना है, आप ये बोल रहे हैं कि वायुसेना तो इनको सपोर्ट करेगी और हमें इस तरह से आप अलग अलग टुकड़ों में बांटेंगे, हमारी इफेक्टिवनेस रियल कॉम्बैट में घट जाएगी। क्या ऐसा बेहतर नहीं होता कि इस तरह के पूरे ढांचे बनाने से पहले, एक औपचारिक ढांचा तैयार करने से पहले काफी गंभीर विचार विमर्श सभी सेनाओं से होता और हम एक सही ढांचा बनाते, बजाय पूरा फॉर्मलाइजेशन करने के बाद जब जमीन पे काम शुरू होगा तब ये पता करें कि ये तो सब ऑप्टिमल बन गया, तब तो बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि वॉर्स हैव टू बी वन एंड रनर्स अप गेट नो प्राइजेस। बाद में आप इंडियन एयरफोर्स पे दोष देंगे कि तुम्हारी वजह से हार गए, जबकि ढांचा पहले दिन से हो सकता है उतना सही नहीं बना जितना बन सकता था। सबसे बड़ी बात होती है मिलिट्री स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए, सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होता। वियतनाम में डेंग शाओपिंग की चाइनीज सेना PLA हार गई थी, अफगानिस्तान में अमेरिका सेना 20 साल हार के घर वापस जा रही है और भारत की सेना भी श्रीलंका में पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई थी जब राजीव गांधी ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी। सुना है आपने उसके बारे में? बताइएगा क्या हुआ था वहां। तो इसलिए ताकत से कुछ नहीं होता, स्ट्रैटेजी इज एवरीथिंग। नहीं तो वियतनाम वाले PLA को कैसे हरा देते। 70 साल के बाद भी
भारत के पास नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का एक सिंगल दस्तावेज नहीं है। अगर वो होता तो उसके हिस्से के रूप में मिलिट्री स्ट्रेटजी डॉक्ट्रिन कैपेबिलिटी सही सही निकल आती। द प्रोसेस ऑफ सिनर्जाइज ऑपरेशंस कैन फ्लो ओनली फ्रॉम सच अ स्ट्रेटजी और डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज कम होंगे, लेकिन वैसा किया नहीं जा रहा है। सीडीएस ने कोई भी ब्रॉड स्ट्रेटजी आर्टिकुलेट नहीं की, उन्होंने सिर्फ 3 थिएटर बता दिए, इनफैक्ट 5 या 7 थिएटर बताए कि हम ऐसे ऐसे बना रहे हैं। अब उसके बाद वो एक एक सेना को उसमें जबरदस्ती फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल्स। यदि सीडीएस इसको सही करते तो उन्हें ये पता चलता। सीडीएस देखिए मिलिट्री से आते हैं, यानी कि इंडियन आर्मी से आते हैं, वो इंडियन एयरफोर्स से तो है नहीं। बिपिन रावत जी, भारत का कोई भी जो ओवरऑल टॉप जनरल रहा है उसका नॉर्मल बैकग्राउंड जो रहता है वो इंडियन आर्मी ही रहता है, और इंडियन आर्मी में भी नॉर्मली ये सभी लोग इन्फेंट्री से ही आते हैं। एयर पावर सबसे बड़ा लीड एलिमेंट बन के निकल कर आता अगर सीडीएस ने विचार विमर्श किया होता। क्यों? क्योंकि भारत का लक्ष्य आने वाले 10 से 20 सालों में किसी दूसरे देश की फिजिकल टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना तो है ही नहीं, तो फिर लीड एलिमेंट तो एयरफोर्स ही होगा। द लार्ज मैन पावर इंटेंसिव आर्मी, उसके पास बहुत सारा आर्मर ऐसा है जो अनयूजेबल फॉर्मेशंस में है, वो सीडीएस को दिख जाता। तीसरा, इवन द शॉर्टकमिंग ऑफ द प्रपोज एयर डिफेंस, जिसमें एयर डिफेंस कमांड जिसमें कॉन्फ्लिक्ट विद डोमेन कमांड्स हो रहा है, वो भी उनको दिख जाता, और इससे क्या होता कि ढांचे सही बन पाते। आईएएफ के पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, आईएएफ की स्ट्रेंथ बहुत डिप्लीट हो गई है पिछले 10 सालों में, आपको पता ही है, बहुत सारे स्क्वाड्रन आईएएफ के पास है ही नहीं, और जो सैंक्शनड है उससे, और इसलिए ये सब फ्रिटर अवे हो जाएंगे टुकड़ों टुकड़ों में बट के, क्योंकि द फ्रंटल डिफेंसिव बैटल्स बाय अ लैंड कमांडर विथ लिटिल एयर पावर एक्सपीरियंस विल इनएविटेबली लीड टू दैट, और उसमें क्या होगा कि एयरफोर्स चाह के भी रिजल्ट नहीं दे पाएगी। आर्मी यानी कि सीडीएस ये बात नहीं समझ रहे हैं कि ऑफेंसिव एयर पावर सबसे अच्छा तब परफॉर्म करती है जब वो आंखों से दिखती नहीं है। उससे क्या होता है कि एनिमी की एयरफोर्स पूरी तरह से उलझ जाती है, जिससे लैंड फोर्सेस फ्री हो जाते हैं काम करने के लिए। इंडियन आर्मी ने आज तक कभी भी आईएएफ को, ऐसा ऑथर कह रहे हैं इस एडिटोरियल में, सच्चे अर्थों में साथ में लिया नहीं और हमेशा अकेले अकेले काम किया, और उसकी वजह से बाद में एलिगेशंस लगते हैं कि आईएएफ ने करगिल 1999 में लेट पार्टिसिपेशन किया, जबकि आईएएफ ने आर्मी को यह साफ बता दिया था कि आप ये जो लैंड पेट्रोल्स आके भेज रहे हैं, आपको याद होगा दोस्तों कि आईएएफ में 2 बहुत बड़े नाम हमारे यंग आर्मी ऑफिसर्स के सामने आए थे। क्या आप वो 2 नाम मुझे बता सकते हैं? उनमें से एक को तो परमवीर चक्र मिला था, और एक दूसरे जो थे वो सबसे पहला पेट्रोल लेके जो अंदर गए थे, फिर उनका शत विक्षत शव हमें मिला था, जिनको आतंकवादियों ने बहुत टॉर्चर करके मारा था। आईएएफ का कहना है कि हमने बोला था इन पेट्रोल्स को मत भेजो। क्यों मत भेजो? क्योंकि पहले हम हमारे वायुयानों से फोटो रिकॉनाइसेंस कर लेते हैं, और आर्म्ड हेलीकॉप्टर की मांग आ गई, जबकि आर्म्ड चॉपर भेजने ही नहीं चाहिए पहाड़ों में, वहां से उनके ऊपर मोटार फायर से गिराया जा सकता है, और यही हुआ भी था। बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यह सब मान लिया था कि भैया हमने सही इंफॉर्मेशन की शेयरिंग, जब करगिल का रिव्यू हुआ था तो ये मान लिया था, और ये तब हुआ करगिल में गलती जब 1962 के चीन युद्ध के बाद ये स्वीकार था कि आईएएफ हमेशा आर्मी की डेटरेंस कैपेबिलिटी का बिल्कुल फ्रंटल पार्ट होगा, मतलब कुछ हुआ नहीं उसके बाद। फिर 2020-21 में सेम कहानी आ गई। ईस्टर्न लद्दाख 2020-21 में जब चीन घुसा, उस वक्त सेना ने एक बहुत अच्छा काम किया, चीन को ये बहुत क्लियर संदेश दे दिया कि हमारे रफेल फाइटर जेट्स और बाकी के जेट्स एकदम फ्रंट पे आ जाएंगे, और उसकी वजह से क्या हुआ कि चाइना थोड़ा बहुत सहम गया और उसका टोनिंग डाउन हो गया। लेकिन जब नेगोशिएशंस हो रहे थे तो आईएएफ के प्रतिनिधि को लेकर ही नहीं गए, तो स्टेटस को एंटे यानी कि यथास्थिति, युद्ध से पूर्व की यथास्थिति अप्रैल 2020 की स्थापित करो वाले नेगोशिएशन में आईएएफ को आपने हिस्सा ही नहीं बनाया। तिब्बत क्षेत्र में पीएलए एयरफोर्स के ज़्यादा एसेट्स आ रहे हैं, तो भारत को काइंड में रिस्पांस देना पड़ेगा लद्दाख में, एलएसी में, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। सीडीएस थिएटर्स तो बना रहे हैं, लेकिन कोई भी टॉप लेवल का मिनिस्टीरियल लेवल का इंस्टीट्यूशनल सिस्टम अब नहीं बचा। पहले डिफेंस कमेटी ऑफ कैबिनेट हुआ करती थी, वो खत्म हो गई, तो अब सेनाओं के बीच और राजनेताओं ब्यूरोक्रेसी के बीच बातचीत बंद हो चुकी है। इसका परिणाम ये होता है कि ढांचे बनने के बाद पता चलता है कि क्या करना है, विच एक्चुअली इज द सब ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। सीडीएस चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के परमानेंट चेयरमैन हैं, उनके पास ऑपरेशनल कंट्रोल भी थिएटर और फंक्शनल कमांड्स का होगा। क्या भारत के राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स इसको स्वीकार करेंगे? लेसन, आप स्ट्रक्चर बनाकर हर किसी को ये मत बोलो कि अब आप इसमें फिट हो जाओ, आप पहले डेलिब्रेशन करें,
वॉर गेमिंग करें, ताकि सब लोगों के बढ़िया सजेशंस आने के बाद हमारे लिमिटेड एसेट्स को, देखिए भारत की सेना के अपने बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं मॉडर्नाइजेशन के, ऐसी परिस्थिति में जबरदस्ती स्ट्रक्चर मत बनाइए, स्ट्रक्चर बना के हमको मत बताइए, पहले हमसे बात करके हमारे सजेशन ले लीजिए, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होगी। आ गया समझ में? बहुत तगड़ा एडिट था, इसकी समरी निकाल के लिखने की कोशिश कीजिएगा। आप में से कोई मिलिट्री बैकग्राउंड के हैं तो बताइए। आज का हमारा तीसरा एडिट बड़ा मजेदार है, क्योंकि इसके अंदर भारत की पॉलिटी और सोशल स्ट्रक्चर और डाइवर्सिटी है, इसलिए मैंने ये एडिट लिया है। GS 102 के लिए आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। उत्तर प्रदेश राजनीति की जो सामाजिक गति की है, सोशल डायनामिक्स। बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती ने, मिस मायावती ने ये बोल दिया है कि 2022 के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव में हम अकेले लड़ेंगे, हम किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे। तो वो ऐसा क्यों कर रही हैं? सामान्यतः जो बहुजन समाज पार्टी है वो किसी भी तरह के चुनावी गठबंधन में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जाती है, तो वो क्या करती है? दूसरे सामाजिक समूहों के साथ हाथ मिलाती है। क्योंकि हमेशा से बीएसपी का कांशीराम जी के समय से ये कहना रहा कि बहुजन दलित सामाजिक आधार में उसकी पकड़ जितनी है दूसरे की नहीं है, और अगर दूसरे सामाजिक ग्रुप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपको लेवरेज दे देंगे, आपका फायदा करा देंगे अगर आप हमसे जुड़ेंगे। उल्टा नहीं हो सकता। उल्टा क्यों नहीं हो सकता, ये सोच के जवाब दीजिएगा, बहुत अच्छा उत्तर है उसका। इट्स विक्ट्रीज हैव ऑफन कम फ्रॉम दैट। और जब जब ये बीएसपी जीती है तो दूसरे गैर दलित ग्रुप्स को जब उसने अपने साथ जोड़ा है, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो बीएसपी को काफी फायदा हुआ है। जब ये एबिलिटी खराब हुई बीएसपी की, तब जाकर उसने 2019 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और उसमें बहुत बुरी हार का सामना किया। क्यों किया वो भी बताते हैं। बीएसपी ने सबसे पहले, जब उस वक्त मुलायम सिंह यादव सुप्रीम लीडर थे एसपी के, तो 1990s में बहन मायावती ने उनके साथ हाथ मिलाया था, और उनके सोशल बेसिस जो थे वो आपस में कमेंसुरेट नहीं थे। इसका मतलब ये है कि बीएसपी का जो बहुजन दलित एक सामाजिक आधार है और समाजवादी पार्टी का जो सामाजिक आधार है, वो दोनों ज़मीनी स्तर पर आपस में कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से वो अलायंस बहुत जल्दी टूट गया। पैरेलल में ओबीसीज और दलित कम्युनिटीज़ का जो उदय हो रहा है, अब वो भी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस उनके बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, तो इस तरह के क्लैशेस ज़मीन पे हो जाते हैं। मायावती जी दरअसल अपने पूरे वोटर बेस को अपने साथ जोड़े रखने का संघर्ष कर रही हैं। उसका एक टुकड़ा हिंदुत्व की तरफ टूट के बह गया है, एक दूसरा जो थोड़े अमीर हो गए हैं, पढ़ लिख गए, जिनके पास संसाधन आ गए, अब वो बेहतर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं तो दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, तो इसलिए उनको जोड़ के रखना है, इसलिए अकेले चलो। बहुत सारे दलित एक्चुअली मायावती जी से काफ़ी ज़्यादा निराश भी हो चुके हैं कि 4 बार सीएम होने के बावजूद ज़मीनी स्तर पर दलितों की स्थिति में जितना बदलाव सोचा था उतना आया नहीं, और इसलिए छोड़ के जा सकते हैं। तो अगर आज मायावती ने मान लीजिए एसपी के साथ या किसी और पार्टी से गठबंधन किया, तो उनको तो जाने का रास्ता मिल जाएगा, और इसीलिए उन्होंने एडवांस में कई महीने पहले बता दिया मायावती जी ने कि एकला चलो रे, हम तो अकेले जा रहे हैं, जिसको हमारे साथ आना है आ सकता है सामाजिक ग्रुपों में, लेकिन हम किसी के साथ जुड़ेंगे नहीं। इसका फायदा बीजेपी को निश्चित तौर पर मिलेगा, क्योंकि ऑपोजिशन के वोट कट जाएंगे, आपस में बढ़ जाएंगे। बीजेपी अलग अलग जातियों में, समुदायों में पैठ बनाने के लिए 3 काम कर रही है। उनको पॉलिटिकल स्पेस दे रही है, उनको बैकवर्ड और मार्जिनल कम्युनिटी आइडेंटिटी को नर्चर कर रही है डिग्निटी के जरिए, और स्टेट स्पॉन्सर्ड गुडीज जो है बहुजन समाज तक ला रही है। मायावती जी जानती हैं कि उत्तर प्रदेश के सीएम वो खुद के दम पे तो बन नहीं सकती, और इसलिए अपने वोटर बेस को अच्छे से बना लूं, ये उनकी पूरी क्षमता के साथ वो लड़ रही हैं। 2019 में एसपी बीएसपी कोalition जो है फ्लॉप हो गया, क्योंकि उनके जो सोशल बेसिस ग्रास रूट लेवल पर थे वो आपस में जेल नहीं हो पाए। ये है पूरी कहानी सोशल डायनामिक्स ऑफ यूपी पॉलिटिक्स। बड़ा रोचक रहेगा, अगले साल देखना। तो इसकी समरी निकाल के लिखिए, और इस पे आपके कोई व्यूज हैं तो बताइए। ये 4 प्लेलिस्ट हैं भाई, चैनल पर अवेलेबल हैं, देख रहे हो, पढ़ रहे हो, पूरा ज्ञान का भंडार है, और जो भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ये सिर्फ उनके लिए है, तो बहुत अच्छे से करना, हाँ, काफ़ी मेहनत से बन रही है। आज का हमारा चौथा लेख जो है वो भी काफ़ी इंसाइटफुल है। नलिनी सुंदर ने लिखा है, ये सारे एक्टिविस्ट वो हैं जिन्होंने 2010 में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई थी, और जिसका परिणाम ये हुआ था कि सलवा जुडूम जो है वो बैन हो गया था। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। तो सलवा जुडूम एक पूरा का पूरा वहाँ का कैंपेन था छत्तीसगढ़ में जो बैन हो गया था। माफ़ी चाहता हूँ, ये टाइटल अपडेट नहीं हुआ, अभी कर देता हूँ इसको अपडेट। तो सलवा जुडूम लेटेस्ट अपडेट, ठीक है, इसको यहीं के यहीं मैंने अपडेट कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक काफ़ी बड़ा डिसीजन उस वक्त दिया था, इसको अभी कभी चालू भी कर देता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। दिख रहा है आपको बराबर से? गुड।
तो सलवा जुडूम का जो लेटेस्ट अपडेट अब देना है वो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको बैन कर दिया था, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ के लिए बहुत यूजफुल टॉपिक है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2011 में 2 जज की बेंच ने बोला था कि जो सलवा जुडूम नाम का कार्यक्रम चला रहे हो छत्तीसगढ़ में, ये पूरा असंवैधानिक है, इसको तुरंत बंद करो। विजिलेंटे मूवमेंट है ये, 2005 से तुम लोग चला रहे हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, पूरी तरह से गलत है। केंद्र और राज्य को बोला कि माओवादियों से लड़ने के लिए ये कौन सा तरीका है कि विलेजर्स के हाथ में तुमने ऑटोमेटिक वेपन दे दिए, उससे तो बहुत हिंसा हो रही है। तो उस बेंच ने कहा कि ये सब कुछ असंवैधानिक है कि तुम सरेंडर किए हुए माओवादियों और बिना मिलिट्री ट्रेनिंग सालों तक प्राप्त किए गांव वालों के हाथ में उनको एसपीओ बना देते हो, स्पेशल पुलिस ऑफिसर। और उन्होंने कहा कि ये सारे एसपीओ को खत्म करो और इनको अगर तुमको नौकरी देनी ही है तो कम खतरनाक काम जैसे ट्रैफिक वगैरह में उनको लगा दो, और ये सब बंद हो जाना चाहिए। अब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फटाफट 1 से 2 साल में तुम हमें नए प्लान्स दो इनके रीडिप्लॉयमेंट का, और जिन जिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने पिछले 6 साल में बहुत सारे ह्यूमन राइट वायलेशन किए उनके प्रोसिक्यूशन का प्लान दो। 10 साल बीत गए इस जजमेंट को, कोई प्लान नहीं गया। 2021 में भी सरकारों ने इस वर्डिक्ट के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने बल्कि ये किया कि एसपीओ का नाम बदल के DRG कर दिया, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। ये कौन है? जो सरेंडर और पकड़े गए माओवादी हैं उनको पुलिस ज्वाइन करवा के हाथ में ऑटोमेटिक वेपन दिए जा रहे हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि ये बहुत ही क्रूर हैं, ब्रूटल अपने फेलो विलेजर्स के प्रति, या इनमें मौतें बहुत ज़्यादा होती हैं इनकी खुद की, या इनको पैसा बहुत कम मिलता है। यही 3 कारण तो थे कि सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में सलवा जुडूम को बैन किया था। सलवा जुडूम जो शब्द है प्यारे दोस्तों, उस शब्द का लिटरल मीनिंग क्या है वो जरा हमें बताइए। क्या मीनिंग है सलवा जुडूम इस शब्द का? कितने लोगों को पता है? उसका मतलब होता है पीस मार्च, यानी शांति का एक पथ, पीस मार्च। फिर उसको शुद्धिकरण का हंट भी कहा जाता है गोंडी भाषा में, सलवा जुडूम, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। एनीवे, तो इन 3 कारणों से ही तो सलवा जुडूम को बैन किया था। तो फिर इन एक्टिविस्ट लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन लगा रखी कि भाई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। दरअसल 2005 से 7 में जुडूम ने गांव वालों को जबरदस्ती बोला कि गांव छोड़ो और सरकारी कैंपों में चलो, तो गांव वालों ने मना किया, तो पूरे पूरे गांव जला दिए। तो उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे और इसका कहीं कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड भी नहीं है। गांव वाले भाग के पास के राज्यों में और जंगलों में छुप गए थे, और जो संगम था यानी कि जो माओवादियों के समर्थक हुआ करते थे उन सारे संगम को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के एसपीओ बनाया गया था। अब इतने सालों बाद गांव वाले धीरे धीरे वापस आ गए, खेती बाड़ी शुरू की, आपस में झगड़े मिटा दिए हैं, और वो बोलते हैं हमें स्कूल और हेल्थ सेंटर दो। लेकिन जिस मात्रा में स्कूल और हेल्थ सेंटर आने चाहिए उससे कहीं अधिक मात्रा में हर 5-5 किलोमीटर में सीआरपीएफ के कैंप लग रहे हैं। ये कैंप लगते हैं सरकारी भूमियों पर और प्राइवेट खेतों में। स्कूलों को छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, लेकिन अब प्राइवेट भूमियों को पकड़ लिया है। सुधा भारद्वाज एक वकील थी जिन्होंने कोंडा सावली गांव का केस लड़ा था, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सुधा भारद्वाज के फेवर में डिसीजन दिया था कि ये तो बिल्कुल सही बोल रही हैं और यहाँ पर अत्याचार हुए, और सरकार की काफ़ी आलोचना की थी। दूसरे विलेजर्स लड़ रहे हैं सालों से, सीबीआई कोर्ट में सैकड़ों मील दूर जा जाके अपनी गवाही देते हैं, जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन में गवाही देते हैं, फाइनली कुछ होता नहीं है। अगर इन कोर्टों से इंडाइटमेंट भी हो जाता है, इंडाइटमेंट का मतलब होता है दोष सिद्ध हो जाना, फिर भी सजा किसी को नहीं मिलती। सभी एक्टिविस्ट जो गांव वालों के लिए लड़ रहे थे वो अलग अलग कानूनी चार्जेस में फंसा दिए गए हैं, और कुछ तो जेल की हवा खा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों की सरकारें बनती रहीं, हटती रहीं, बदला कुछ भी नहीं। सीबीआई ने एसआरपी कल्लूरी जो उस वक्त बस्तर के आईजीपी थे, ऐसा नलिनी सुंदर कहती हैं, कई इंसिडेंट्स में उनको पाया, और खास तौर पे ताड़ मेतला विलेज की जलने में, बर्निंग में उनको सीधे सीधे दोष युक्त कहा था, लेकिन सरकार ने कभी कुछ किया नहीं। कांग्रेस ने बोला था कि इनोसेंट विलेजर्स पे जो आरोप लगे हैं, जिनको बोला गया कि ये सस्पेक्टेड माओवादी हैं और जिनको जेलों में 5 साल 7 साल 10 साल ठूंस के रखा और बाद में जुडिशरी ने फ्री किया, हम उनके लिए कुछ करेंगे। कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है? जो वास्तव माओवादी हैं वो सस्पेक्टेड मुखबिरों को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, और बाकी विलेजर्स और माओवादियों की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी हो रही हैं। जब तक पीस टॉक सीरियसली नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश इसी तरह मजाक बन के हवा में उड़ता रहेगा। तो ये है जमीन से आई हुई फीडबैक। प्यारे साथियों,
अब हम कुछ न्यूज आइटम देख लेते हैं। सबसे पहले वैक्सीनेशन का पेस भारत में बढ़ गया है, बहुत अच्छी बात है। हम जानते हैं प्रधानमंत्री ने 31 दिसंबर की डेडलाइन सबको दी है। लेट अस होप तब तक सबका वैक्सीनेशन प्रॉपरली हो जाए। बहुत बहुत बधाई, वैक्सीनेशन की गति बढ़ गई है। आरएसएस के मुखिया ने कहा है कि इस तरह लोगों को कूट कूट के पीट पीट के मार डालना ये तो हिंदुत्व का हिस्सा ही नहीं है। अगर कोई हिंदू कहता है कि कोई भी मुसलमान यहाँ नहीं रहेगा भारत में, तो वो हिंदू तो हिंदू ही नहीं है। और ये वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सभा से बोल रहे थे। कितनी अच्छी बात कही है। भारत में एकता, अखंडता, प्रेम, भाईचारा बढ़ाने में ये स्पीच मील का पत्थर साबित होगा। लिटरेसी न्यूमरेसी मिशन की डेडलाइन 2025 से आगे बढ़ा के न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2027 कर दी गई है, क्योंकि जब जमीन पे काम शुरू हुआ है तो रिसोर्सेज की कमी खुल के सामने आ गई है। कोई बात नहीं, गलतियों को स्वीकार करने में कोई छोटा थोड़ी होता है, और डेटा सामने सच रहे उसमें सरकार का ही फायदा है। चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोनॉट का अंतर बता देना। और उन्होंने अपने नए स्टेशन पर अपना पहला स्पेस वॉक पूरा कर लिया। आपको पता है ना, ये पूरा का पूरा नया स्पेस स्टेशन बना रहा है। इसरो का भी पूरा प्लान है बनाने का अपना। सीपीआईएम और सीपीआई ने जेपीसी प्रोब की मांग की है राफेल डील में, क्योंकि फ्रांस में एक जज ने अब उस पर जांच बिठा दी और इसमें प्रधानमंत्री के रोल की जांच की भी बात हो रही है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमारे साथ जुड़िएगा। आज के लिए इतना। अब 19वें सेशन में हम कल मिलेंगे। और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। अपने सभी साथियों को हमारे चैनल से जरूर जोड़ें, तो चैनल की ताकत बढ़ेगी, काम करने में मजा आएगा। और ये सिर्फ आप कर सकते हैं, तो हम आपसे निवेदन ही कर सकते हैं, इतना सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मजा आया सेशन में, ओवरऑल सीखने को मिल रहा है आपको। चलिए, नमस्कार, जय।